हेलो, स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल पे। और आज हम इस चैनल के ऊपर वीडियो लेके आए हैं भाई, स्पेशल फॉर अपने एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए। क्योंकि जो अभी ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में, वो भाई चाहते हैं कि हम ये जॉब, इस जॉब से रिटायर होने के बाद हमें कौन सी अच्छे से अच्छी जॉब मिल सकती है। तो वही बहुत सारे अपने भाई हैं जो हरियाणा या राजस्थान के हैं, वो आने के बाद सब इंस्पेक्टर लगना चाहते हैं पुलिस फोर्सेस के अंदर। तो हम आज आप लोगों को बताएंगे कि जो अपने एक्स सर्विसमैन भाई हैं वो रिटायर होने के बाद वो कैसे सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका जो सब इंस्पेक्टर बनने का है वो है एसएससी सीपीओ के थ्रू। ये एसएससी सीपीओ जो है ये क्या है, ये एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एसएससी सीपीओ जो एसएससी है अपना, ये एसएससी सीपीओ का एक फॉर्म निकालती है और इस फॉर्म के थ्रू वो दिल्ली पुलिस और जो भी अदर अपने सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सो उसके अंदर सब इंस्पेक्टर की भर्ती को पूरी करते हैं। तो अब देखते हैं कि सीएपीएफ के अंदर कौन कौन सी फोर्स हैं। सो सबसे पहले चलते हैं। देखो, फर्स्ट नंबर पे दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन सकते हो। तो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको क्या, एक ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी है। भाई जो भाई सर्विस कर रहे हैं और जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो वो सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरने से पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा ले। उसके बाद दिल्ली पुलिस के अलावा जो सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इसके अंदर कौन कौन सी पुलिस फोर्स आती हैं वो देखते हैं। एक आती है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। दूसरी आती है सशस्त्र सीमा बल। तीसरी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ। और फोर्थ नंबर पे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और उसके बाद अपनी आती है आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो दिल्ली पुलिस और इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में एसआई बनने का जो तरीका है वो हम बताएंगे कि जो एक्स सर्विसमैन भाई हैं उनके लिए क्या तो क्वालिफ़िकेशन चाहिए और बेसिकली एसआई बनने के लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। तो आप एक ही फॉर्म के थ्रू दिल्ली पुलिस या जो सीएपीएफ, सेंट्रल पुलिस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सो इसके अंदर आप दिल्ली पुलिस, बीएसएफ, सशस्त्र सीमा बल, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी एक ही फॉर्म के थ्रू आपका एक ही फॉर्म भरा जाएगा और फिर आपकी मेरिट के हिसाब से आपको जो भी फोर्स है वो अलॉट हो जाएगी। भाई अच्छे नंबर होंगे तो दिल्ली पुलिस मिल जाएगी, अगर आपके अच्छे नंबर नहीं होंगे तो बीएसएफ, जो भी आप अपनी चॉइस डालोगे उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं कि जो एक्स सर्विसमैन भाई हैं, जैसे एक्स सर्विसमैन जो हैं उनको लगता होगा कि भाई हम जैसे रिजर्वेशन हमको कैसे मिलेगा। भाई सबसे पहले तो आप एक बात सुन लेना कि आप चाहे तो कांस्टेबल बन जाना और चाहे आप सब इंस्पेक्टर बन जाना, आप लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा सिर्फ एक बार। ठीक है, अगर आप एक बार अपने एक्स सर्विसमैन का कोटा लगा के आप कांस्टेबल बन गए तो आप ये मत सोचना कि हम दोबारा वही हमारा रिजर्वेशन यूज करके हम सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे, नहीं। देखो, ये जो दो मेन पॉइंट है ना, ये ईएसएम वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों पॉइंट भाई जो भी एक्स सर्विसमैन भाई है उनको पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, मैं फर्स्ट पॉइंट आपके लिए रीड करूँगा और इसको आप अच्छे से देखना। एक्स सर्विसमैन who have already secured employment in civil side under government in group C and D post on regular basis after availing of the benefit of reservation given to ex-servicemen for their re-employment are not eligible for reservation in ESM category and fee concession। ये क्या बोल रहा है ये वाला पॉइंट, कि एक बार जो एक्स सर्विसमैन है वो किसी भी सिविल साइड, मतलब अपने रिटायरमेंट, अपनी जो फर्स्ट जॉब है वो छोड़ने के बाद और रिजर्वेशन का कोटा लेके वो किसी भी ग्रुप सी या ग्रुप डी की पोस्ट में वो एक बार अपना रिजर्वेशन यूज करके वो भर्ती हो चुका है, तो उसको दोबारा वो अपना जो रिजर्वेशन है वो नहीं, कोई भी वो फॉर्म अप्लाई करे तो उसको जो दोबारा रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्स सर्विसमैन है वो एक बार सिर्फ
अपने रिजर्वेशन को यूज कर सकते हैं। जो एक्स सर्विसमैन का कोटा है वो उनको सिर्फ एक बार मिलेगा। तभी मैं बता रहा था, चाहे कांस्टेबल बन जाना, चाहे किसी सिविल डिपार्टमेंट में बाबू बन जाना, चाहे सब इंस्पेक्टर बन जाना, चाहे आप असिस्टेंट कमांडेंट बन जाना, ठीक है, आपको रिजर्वेशन मिलेगा एक बार। हाँ, दूसरा पॉइंट क्या है, इसको अच्छे से रीड कर लेना। अगर दूसरे पॉइंट में बता रखा है कि अगर कोई एक्स सर्विसमैन भाई है, उसने क्या किया कि वो किसी भी सपोज वो बैंक में लग गया और वो क्लर्क की जॉब पे लग गया, लेकिन जब वो क्लर्क की जॉब को उसने ज्वाइन किया तो ज्वाइन करते टाइम उसने वहाँ पे जो कंसर्न्ड एम्प्लॉयर है, मतलब जिसको उसने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए, मतलब जो हेड है वहाँ का, जो रिक्रूटमेंट में जो हेड है, उसको पहले से ये बता देगा कि मैं आज ज्वाइनिंग कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं ज्वाइनिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ये एग्ज़ाम या ये फॉर्म मैंने और फिलअप कर रखे हैं। समझ गए? तो आप क्या है कि उस क्लर्क की जॉब को छोड़ के आप दूसरी जॉब ज्वाइन कर सकते हो। देख लो, आप सेकंड पॉइंट को रीड कर लेना। However, she immediately after joining civil employment, मतलब कोई भी सिविल एम्प्लॉयमेंट ज्वाइनिंग करने के बाद गिवन सेल्फ डिक्लेरेशन या अंडरटेकिंग, आप लोगों को या तो सेल्फ डिक्लेरेशन या कोई भी अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। किसको? टू द कंसर्न्ड एम्प्लॉयर, जो आपका वहाँ पे कंसर्न्ड एम्प्लॉयर है जहाँ पे आप ज्वाइनिंग कर रहे हो उसको। और उसको क्या बताना पड़ेगा? अब उस जो सेल्फ डिक्लेरेशन है उसमें आपको क्या बताना पड़ेगा? अबाउट द डेट वाइज डिटेल ऑफ एप्लीकेशन फॉर वेरियस वैकेंसी फॉर विच ही शी हैड अप्लाइड फॉर बिफोर ज्वाइनिंग द इनिशियल सिविल एम्प्लॉयमेंट। मतलब जो ये सिविल एम्प्लॉयमेंट आप ज्वाइन कर रहे हो, इससे पहले आपने कौन कौन से फॉर्म, आपको डेट वाइज उसकी डिटेल है, उसका अंडरटेकिंग आपको उस कंसर्न्ड एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा। समझ में आ गया भाई? जो भी अपने एक्स सर्विस मैन है उनके लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट, एक ही बार रिजर्वेशन मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। अगर आपने 2-3 फॉर्म लगातार भर रखे और पहले आप किसी की ज्वाइनिंग आ गई और जो दूसरी ज्वाइनिंग वो किसी हायर पोस्ट पे आपकी आने वाली है, तो जहाँ पहली ज्वाइनिंग कर रहे हो वहाँ पे कंसर्न एम्प्लॉयर को आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं फटाफट जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है। तो सबसे पहले एज लिमिट। एज लिमिट क्या है? 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस, मतलब जब आप मिलिट्री सर्विस से रिटायर होगे उस डेट से लेके आपको 3 साल दिए जाएंगे। ठीक है, 3 साल में चाहे फॉर्म एक बार निकले चाहे 3 बार निकले, आप वो फॉर्म भरोगे और उस फॉर्म के थ्रू आप अगर अच्छे से तैयारी करोगे तो आप सिलेक्शन ले सकते हो। उसके बाद सेकंड क्या है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको क्या चाहिए? बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में कुछ भी हो सकता है, बीए, बीटेक, बीएससी, बीकॉम, मतलब कोई भी आपको, मतलब सिंपल सा कहने का तरीका है भाई, ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, उसके बाद सैलरी क्या है? जो आप सब इंस्पेक्टर लगोगे उसकी ये लेवल 6 का है और बेसिक पे 35,400 आपकी। ठीक है, अच्छी सैलरी है। और एप्लीकेशन फ़ी जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको क्या, आपका 1 भी रुपये नहीं लगेगा, 0 आरएस है। अब देखते हैं, आपको ये तो पता चली गया कि एज क्या है भाई, जहाँ जब आप रिटायर हो गए उसके बाद 3 साल मिलेंगे, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए, सैलरी आपको पता चल गई है और एक बार रिजर्वेशन ले सकते हो। तो अब चलते हैं कि आप सब इंस्पेक्टर बनोगे तो उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले है स्टेप 1। स्टेप 1 में सबसे पहले स्टेप 1, और स्टेप 1 में ही क्या है? टीयर 1 रिटन एग्जामिनेशन। सबसे पहले आपका टीयर 1 मतलब पेपर 1 होगा और वो होगा रिटन एग्ज़ाम। ठीक है, अब उस एग्ज़ाम में आएगा क्या क्या वो देख लेते हैं। उस एग्ज़ाम में आएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर की आएगी भाई रीजनिंग। उसके बाद जीके और जीए 50 क्वेश्चन और 50 नंबर। फिर मैथ आएगा, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। और उसके बाद फोर्थ जो सेक्शन आपका आएगा वो इंग्लिश लैंग्वेज, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। मतलब टोटल आपका आएगा 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स। ये है आपका स्टेप 1। स्टेप 1 होगा रिटन एग्ज़ाम, 4 सेक्शन आएंगे, रीजनिंग आएगा, जीके जीए आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी और मैथ आएगी।
हर सेक्शन में 50 क्वेश्चन और हर सेक्शन का 50 नंबर है, तो टोटल 200 क्वेश्चन और 200 नंबर। अब जो स्टेप 1 है इसमें देख लो, नेगेटिव मार्किंग ईच रॉन्ग आंसर, एक भी अगर आपने आंसर रॉन्ग दिया तो उसके लिए आपका 0.25 मार्क्स कट जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है। एग्ज़ाम मोड क्या है आपका, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। टाइम ड्यूरेशन क्या है, 2 घंटे मिलेंगे। टीयर 1 में आपको 2 घंटे। तो जो एक्स सर्विस मैन है, ये जो प्रोसेस है, जो स्टेप 1 है, ये एक्स सर्विस मैन के लिए भी यही है और जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं उनके लिए भी यही है। जो एग्ज़ाम प्रोसेस है ना, ये दोनों के लिए सेम है। अब जो ये स्टेप 1 जो क्लियर करेंगे, स्टेप 1 क्लियर करेंगे, ये बेसिकली ये वीडियो हमने एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए बनाया है। तो जो एक्स सर्विसमैन भाई जो स्टेप 1 क्लियर करेंगे वो जाएंगे स्टेप 2 के लिए। और स्टेप 2 में क्या है, पीईटी और पीएसटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो जो एक्स सर्विसमैन भाई हैं उनके लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो नहीं होगा। भाई 15 साल आप आर्मी नेवी एयरफोर्स में जॉब करके आ रहे हो, आपने खूब भागा दौड़ी किया, तो आपका मतलब रनिंग नहीं होगी, हाई जंप लॉन्ग जंप आपका कुछ भी नहीं होगा जो नॉर्मल कैंडिडेट का होता है। सिर्फ आपका क्या होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें 2 चीज़ होंगी, एक तो आपकी हाइट मेजरमेंट होगी, 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और एक होगी आपकी चेस्ट मेजरमेंट। तो नॉर्मल चेस्ट आपकी 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए एंड एक्सपेंडेड, मतलब भाई कहने का मतलब है बिना फुलाए हुए, और फुलाने के बाद आपकी होनी चाहिए 85 सेंटीमीटर, मतलब जो एक्सपेंशन है वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है। तो जो एक्स सर्विस मैन है उनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा, भागा दौड़ी कुछ नहीं होगी, सिर्फ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। उसमें हाइट 170 सेंटीमीटर और चेस्ट 80 सेंटीमीटर एंड एक्सपेंडेड 85 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड। ठीक है। तो स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया। अब जो ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो ये पास करेंगे उनका क्या होगा, स्टेप 3। स्टेप 3 मतलब टीयर 2। टीयर 2 क्या होगा, रिटन एग्ज़ाम। इसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आएगा और वो क्या आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन, और 200 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का, मतलब 200 क्वेश्चन 200 नंबर के। ठीक है। जो टीयर 1 था उसमें 200 नंबर और जो टीयर 2 है उसमें 200 नंबर, मतलब टोटल मार्क्स कितने हो गए, 400। तो आपकी जो मेरिट बनेगी ना वो 400 नंबर में से बनेगी। समझ आ गया। और जो अपना टीयर 2 है, जो पेपर 2, उसमें भी आपको कितने मिलेंगे, 2 घंटे। पेपर 1 में भी 2 घंटे, उसके बाद फिजिकल पीईटी पीएसटी होगा, और उसके बाद पेपर 2 में भी आपको 2 घंटे मिलेंगे। उसके बाद आपका स्टेप 4 क्या होगा, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। स्टेप 5 क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और स्टेप 6 क्या होगा, रिजल्ट एंड ज्वाइनिंग। ठीक है। बहुत ही सिंपल एंड शॉर्ट है। अब ये वीडियो हमने क्यों बनाया है, क्योंकि जो एक्स सर्विसमैन भाई हैं और जो नॉर्मल कैंडिडेट है उन सबको पता होना चाहिए कि एसएससी ने अपना कैलेंडर रिलीज़ कर दिया है, और जो एसएससी सीपीओ 2021 का जो फॉर्म है वो अभी आने वाला है, मतलब 14 अगस्त 2022 को फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, और 13/9/2022 को फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। ठीक है। और एप्लीकेशन फ़ीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए तो 100 RS है, और SC ST ESM एक्स सर्विसमैन और फीमेल के लिए 0 रुपये। मोड ऑफ एग्ज़ाम आपको मैंने बता ही दिया, दोनों पेपर ऑनलाइन है। और जो एग्ज़ाम डेट जो आई है वो सिर्फ पेपर 1 की आई है, ये होगा दिसंबर 2022 में, दिसंबर 2022। उसके बाद पेपर 2 की अभी कोई एग्ज़ाम डेट नहीं आई है। पेपर 2 पहले टीयर 1 होगा, उसके बाद टीयर 2 होगा। तो टीयर 1 की एग्ज़ाम डेट आ गई है, दिसंबर 2022 में होगा। टीयर 2 की एग्ज़ाम डेट अभी नहीं आई है, बीच में पीएसटी पीईटी भी होगा। ये मानो कि आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, और जो एक सर्विसमैन है जिनको जो भी डाउट था वो आज क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से भाई एक क्विक समरी दे रहा हूँ कि रिजर्वेशन मिलेगा आपको एक बार, उससे चाहे आप तो डी ग्रेड में लग जाना या फिर आप ए ग्रेड में लग जाना, गजेटेड ऑफिसर। मतलब डी ग्रेड में या तो आप कांस्टेबल बन जाना, और या ए ग्रेड में आप असिस्टेंट कमांडेंट बन जाना, लेकिन आपको रिजर्वेशन मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक बार। ठीक है। तो ये आपको जो एसएससी सीपीओ जो एक्स सर्विसमैन भाई अपने हैं और जो सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं दिल्ली पुलिस में,
दिल्ली पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो वो इस वीडियो को भाई आराम से देखें। और हमने सिलेक्शन प्रोसेस भी बता दिया है, तो अच्छे से इस सिलेक्शन प्रोसेस को पहले जान ले कि भाई प्रोसेस है क्या और क्या क्या चाहिए, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है। और इस चैनल के ऊपर ऐसे ही अपडेट रहने के लिए इस चैनल को भाई लाइक कर दियो, शेयर कर दियो और सब्सक्राइब कर दियो। और आपके लिए ऐसे ही हम नॉलेजेबल वीडियोस डालते रहेंगे। और आने वाली वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि एसएससी सीपीओ की तैयारी कैसे करें और एसएससी सीपीओ की बुक लिस्ट भी बताएंगे। और जो अपने एक्स सर्विसमैन भाई हैं उनके लिए दिल्ली पुलिस और अदर जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है उनकी मिनिमम कितनी कट ऑफ जाती है, कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वो भी हम आप इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बताते रहेंगे। तो ओके, थैंक्स भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।